Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में एक इलाका है जिसका नाम है कोडिगेहाली, और इस कोडिगेहाली इलाके में, एरिया में, एक और छोटी सी लोकेलिटी है जिसका नाम है गणेश नगर। इस गणेश नगर इलाके में 19 अप्रैल की रात को एक बड़ी घटना हुई। हुआ ये कि एक मकान से किसी महिला के कत्ल की खबर पुलिस को मिली, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि वाकई एक महिला की हत्या की जा चुकी है और महिला की लाश उसके बेडरूम में पड़ी हुई है। महिला की पहचान 48 साल की शोभा एम के तौर पर हुई, जो इस मकान में अकेली रहती थी। अकेली इसलिए रहती थी क्योंकि इस महिला का अपने पति के साथ अलगाव हो चुका था और महिला की 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी तो खैर उसको 2 साल हो गए। छोटी बेटी की शादी हाल ही में हुई थी और इसके बाद से ये महिला जो है वो अकेली रह रही थी। 19 अप्रैल को हुआ ये कि शोभा की छोटी बेटी उसे दिन के वक्त से ही फ़ोन कर रही थी। शादी होकर गई थी नई नई, उसे अपनी माँ की याद भी आती थी और लगता भी था कि माँ अकेली है, हाल चाल पता करूं। तो वो बेटी जो है शोभा को लगातार दिन के वक्त से ही फ़ोन कर रही थी, लेकिन शोभा का फ़ोन एक बार भी नहीं उठा। और जब फ़ोन नहीं उठा तो ये बेटी परेशान हुई, और उसके बाद जैसे ही उसे वक्त मिला वो रात को अपनी माँ के घर पहुँची। जब घर पहुँची तभी यही कोई 9:45 के आसपास बज रहे थे रात के, यानी 9:45 के आसपास। उसने आकर देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि माँ अकेली है, सिक्योरिटी एक इशू है, घर का दरवाज़ा कैसे खुला हो सकता है। वो डरते डरते अंदर गई, लेकिन अंदर जाकर उसने जो कुछ देखा उसके बाद उसकी चीखें निकल गई, वो रोने लगी और उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। अंदर बेडरूम में उसकी माँ की बॉडी पड़ी हुई थी और उस लाश को देखकर, उस बॉडी को देखकर ये लग रहा था कि उसकी माँ की मौत को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, यानी जो बॉडी है वो अकड़ सी गई थी। उसके लिए एक टर्म है, राइगर मोर्टिस कहते हैं। वो बॉडी में राइगर मोर्टिस जो है वो नज़र आने लगी थी, साइंटिफिक टर्म है। तो अकड़न जिसे कहते हैं, लाश जब अकड़ जाती है उसको कहते हैं। तो खैर, इसी के साथ उस लड़की ने ये भी देखा कि उसकी माँ का जो मंगलसूत्र है, एक सोने की चेन और दूसरी चीज़ें जो उसकी माँ के ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, वो भी वहाँ से गायब हैं। ये देखकर उस लड़की को ये बात समझ में आ गई कि ये मामला जो है ज़रूर लूटपाट का है, और किसी को ये पता चल चुका है कि माँ जो है वो अकेली है। तो हो सकता है कि किसी लुटेरे ने, रॉबर ने घर में धावा बोला हो और माँ की हत्या करके लूटपाट करके चला गया हो। उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। बेटी ने जो जो बातें कही वो सारी बातें पुलिस ने गौर से सुनी, और पुलिस को भी लगने लगा कि हाँ, ये मर्डर फॉर गेन हो सकता है, यानी लूटपाट के लिए किया गया कत्ल हो सकता है। पुलिस ने शोभा की बॉडी को रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और पुलिस इस मामले की जांच जो है मर्डर फॉर गेन के एंगल से ही करने लगी। इस बीच जांच करते करते पुलिस को मौका वारदात से कुछ ऐसी चीज़ें मिली, या पुलिस की नज़र मौका वारदात पर कुछ ऐसी चीज़ों पर गई जिसने पुलिस को थोड़ा सा हैरान किया। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी शराब की एक बोतल, जो उस मकान में ड्राइंग रूम में मौजूद थी, और साथ ही वहाँ पर 1-2 गिलास भी रखे हुए थे। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये शराब की बोतल जो है कत्ल के दौरान या कत्ल से पहले जो है उसका इस्तेमाल किया गया। वो बहुत पहले से वहाँ रखा हुआ है, बोतल रखी हुई है, इस तरह की बात देखकर नहीं लग रही थी। और ये बात अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज करने वाली थी, क्योंकि अगर ये लूटपाट की वजह से मर्डर का मामला था तो जाहिर सी बात है जो भी रॉबर होगा वो इस परिवार का इस तरह का जानने वाला तो नहीं होगा कि घर में आकर वो शराब पिए और फिर लूटपाट करके हत्या करके चला जाए। तो पुलिस को ये लगने लगा कि इस मामले में फिर हो सकता है कि मर्डर फॉर गेन ना हो, बल्कि ये रॉबरी का मामला ही ना हो, ये मामला कत्ल का हो, लेकिन उस कत्ल को कोई और रूप देने के लिए हो सकता है कि कातिल ने कुछ जेवर वगैरह चुरा लिए हों, गायब कर दिए हों। पुलिस अब इस एंगल पर भी सोचने लगी।
पुलिस ने इस बीच ये भी नोटिस किया कि शोभा की जो कार है, जो उनके मकान के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्क रहती है, वो कार भी गायब है। शोभा के घर वालों ने इसके बारे में पुलिस को बताया, यानी जो कातिल था वो कार लेकर चला गया था। पुलिस थोड़ी उलझन में थी कि मामला लूटपाट का है या कोई एनिमिटी या रंजिश का है, क्योंकि एक तरफ तो लूटपाट जैसी चीज़ें भी इंडिकेट हो रही थी, कार भी गायब थी, कुछ जेवरात गायब थे, ऊपर से घर में एंट्री जो है वो फ्रेंडली लग रही थी, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, किसी ने दरवाज़ा तोड़ते हुए या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना बार्ज्ड इन करना, मतलब तोड़ फोड़ करके घुस जाना, इस तरह का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को थोड़ी उलझन में डाल रही थी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि इस महिला के साथ मारपीट भी हुई और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या की गई, यानी शोभा की हत्या की गई। अब मामला कत्ल का तो था ही, चाहे वो लूटपाट की वजह से हो या किसी दुश्मनी की वजह से हो, पुलिस को मामले की तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया। उस बिल्डिंग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है पुलिस ने जांचना शुरू किया और पुलिस को उस फुटेज में एक संदिग्ध शख्स एक रोज़ पहले यानी 18 और 19 अप्रैल की दरमियानी रात को शोभा के घर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। ये शख्स कौन था? शोभा के घर के लोग यानी खासकर शोभा की जो बेटियां थी वो भी नहीं पहचानती थी और आसपास के इलाके के दूसरे लोग भी नहीं पहचानते थे। ये मिस्ट्री मैन जो है अब ये पुलिस की रडार पर आ चुका था और पुलिस को ये लग रहा था कि हो ना हो शोभा के कत्ल से इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। पुलिस ने इस आदमी को शोभा के घर की तरफ आते हुए तो देखा, लेकिन शोभा के घर से निकलने की कोई तस्वीर जो है वो पुलिस को नहीं मिली। ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात थी कि एक आदमी की एंट्री जो है वो तकरीबन इस्टेब्लिश हो रही थी, लेकिन एग्जिट जो है वो बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच करने के बाद शोभा के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई और साथ ही शोभा का जो फ़ोन है उसको एग्ज़ामिन करने के लिए अपने पास फॉरेंसिक एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने पास रख लिया। फॉरेंसिक एग्ज़ामिनेशन के दौरान पुलिस ने ये देखा कि शोभा जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, ख़ासकर इंस्टाग्राम और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म पर। साथ ही पुलिस ने ये भी देखा कि शोभा की जो मौत है वो 18 और 19 अप्रैल की दरमियानी रात को हुई थी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंडिकेशन मिल रहा था, संकेत मिल रहे थे। और पुलिस ने ये देखा कि शोभा ने 18 की रात को एक पर्टिकुलर नंबर पर फ़ोन पर बात की थी। पुलिस ने अब उस नंबर के बारे में पता लगाने की शुरुआत की तो ये नंबर जो है बेसिकली ये आखिरी नंबर था जिस पे शोभा की इस नंबर पर बात हुई थी। ये नंबर किसका था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने इस नंबर की जानकारी और इस नंबर की डिटेल निकलवाई और जब डिटेल निकलवाई तो एक नौजवान की पहचान सामने आई। इस नौजवान का नाम था नवीन गौड़ा। ये 27 साल का एक लड़का था और ये बीटेक ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पुलिस ने नवीन गौड़ा को ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार पुलिस ने नवीन को इंटरसेप्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो वो ज़्यादा देर तक पुलिस को छका नहीं पाया और उसने ये कबूल कर लिया, मान लिया कि हाँ उसी ने शोभा एम की हत्या कर दी थी और 18 और 19 की रात को ही उसने शोभा की जान ले ली। पुलिस ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, क्यों जान ले ली, शोभा को क्या तुम जानते थे, कैसे जानते थे, इस तरह के तमाम सवाल। तो इस लड़के का ये कहना था कि उसकी शोभा से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद दोनों में बातें होने लगी थी और दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो गया था। 18 अप्रैल की रात को जिस रोज़ शोभा का कत्ल हुआ उस रोज़ शोभा ने खुद इस लड़के को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था पार्टी करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शोभा की 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी तो खैर पहले ही उसकी शादी हो गई थी, छोटी बेटी की शादी हाल ही में हुई थी। यानी शोभा अब अकेली थी और अकेलापन वजह हो या जो भी वजह हो, शोभा जो है लोगों से मिलना जुलना चाहती होगी, तो शोभा ने इस लड़के को बुलाया था, नवीन गौड़ा को। और नवीन गौड़ा शोभा के घर यूं ही नहीं आया, बल्कि चूंकि उसकी दोस्ती तो थी ही, दोनों की वीडियो कॉल पर भी पहले बातें हुआ करती थी और नवीन आमने सामने शोभा से कभी नहीं मिला था। लेकिन
मोबाइल फ़ोन पर और वीडियो कॉल के ज़रिए वो शोभा के टच में था। और इस रोज़ जब शोभा ने उसे इनवाइट किया अपने घर डिनर पार्टी के लिए, तो वो फिर अपने साथ शराब की बोतल भी लेकर आया। तो कुल मिलाकर एक नाइस डेट कह लें, ये सोच कर जो है नवीन गौड़ा शोभा के घर पहुंचा। लेकिन शोभा के घर पहुंचने के बाद नवीन और शोभा के बीच में विवाद शुरू हो गया। और उस विवाद का नतीजा ये हुआ कि नवीन ने 18 और 19 की दरमियानी रात को शोभा के साथ पहले मारपीट की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो मौके से भाग निकला और जैसा कि आपको पता है उसकी कार लेकर गया। पुलिस ने जब जांच की और इस लड़के से और पूछताछ की तो इसने ये भी माना कि उसने सिर्फ शोभा की कार ही नहीं ली, बल्कि शोभा का डेबिट कार्ड भी उसने चुरा लिया था। और शोभा के डेबिट कार्ड से उसने कई किश्तों में 1,60,000 रुपये निकाल भी लिए। अब ये अपने आप में एक पहेली है कि शोभा के डेबिट कार्ड का पिन कोड इस लड़के को कैसे पता था। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार ही किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी जानकारी सामने नहीं आई है। इसीलिए पुलिस इस सवाल का भी जवाब ढूंढना चाहती है कि आखिर नवीन गौड़ा को शोभा के डेबिट कार्ड का पिन कोड कैसे पता चला। क्या शोभा ने कभी अपना डेबिट कार्ड नवीन को दिया था? क्योंकि इस बात की गुंजाइश कम है, जब नवीन और शोभा की आमने सामने मुलाकात हुई नहीं तो फिर शोभा जो है अपनी तरफ से नवीन को पिन का मतलब अपना डेबिट कार्ड क्यों देगी और पिन क्यों बताएगी। ये भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि पहली बार वो आमने सामने एक दूसरे से मिल रहे थे। गिरफ्तार होने के बाद जब नवीन से पुलिस ने पूछताछ की तो नवीन ने अब तक की तफ्तीश में और पूछताछ में जो बातें कही है उसमें नवीन ने एक बड़ा ही शॉकिंग और बड़ी ही अजीब सी बात कही है। नवीन का ये कहना है कि उसकी जो फ्रेंड है शोभा, जिसकी उसने हत्या कर दी गुस्से में आकर, शोभा ने उसे अपने बारे में झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? तो इस लड़के का ये कहना था कि शोभा ने उसे बताया कि उसकी उम्र 35 साल की है, 35 ईयर्स, और जब जब वो वीडियो कॉल करती थी तो वो काफ़ी दिलकश लगती भी थी, यंग लगती थी और मैं उसके तरफ अट्रैक्टेड था, हमारी उससे बातचीत होती थी। उसने पार्टी के लिए बुलाया तो मैं शराब की बोतल लेकर पहुंचा। लेकिन जब मैं उसके घर आया तो फिर मैंने उसे देखा और देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि शोभा की उम्र जो है 35 साल की तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो 48-50 साल की उम्र की है। तो ये बात नवीन ने पुलिस को कही है। तो बहुत मुमकिन है कि रिलेशनशिप में जो झूठ है या धोखा है या जो भी कह ले, मतलब दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई ऐसी बात बिगड़ी होगी जिसे लेकर नवीन ने शोभा नाम की इस महिला की हत्या की होगी। एग्जैक्ट मोटिव क्या है पुलिस फिलहाल उसे पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से उसने शोभा का डेबिट कार्ड चुराया, उससे रुपए निकाले, उसकी गाड़ी लेकर भागा और कुछ उसके सोने के जेवर वगैरह भी लेकर भागे, इससे ये भी पता चलता है कि नवीन गौड़ा जो है उसने हत्या तो की ही, हत्या बेशक गुस्से में आकर की हो, लेकिन हत्या करने के बाद उसने जो है लूटपाट का इरादा भी बनाया होगा, या हो सकता है कि कत्ल से पहले ही उसने लूटपाट का इरादा बनाया हो। उसके मन में क्या था, पुलिस अब उससे पूछताछ करके जब एग्जैक्ट मोटिव पता लगा लेगी तब इस मामले का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा या इस मामले का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा। लेकिन नटशल में फ़िलहाल आप ये समझिए कि एक लड़की जिसकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, एक महिला जिसकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, उस महिला का कत्ल उसके घर में हो गया। और तब हो गया जब वो महिला अकेली थी और जब उसने अपने एक मेल फ्रेंड को अपने घर पहली बार इनवाइट किया था। तो ये थी पूरी घटना। इस घटना पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये कहानी यहीं तक, लेकिन जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से कर्नाटक में ही एक और जगह है गडग, उस गडग टाउन में एक परिवार पर कातिलों ने धावा बोला और धावा बोलकर उस परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। और हत्या जो है उसके पीछे एक बड़ी अजीब बात रही, एक अजीब सा इत्तेफाक रहा। वो इत्तेफाक ये कि एक ट्रेन छूट गई इस परिवार के कुछ लोगों से और ट्रेन छूटने की वजह से 3 लोगों का कत्ल हुआ। कैसे यह इत्तेफाक कैसे बना, अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में वो कहानी सुन सकते हैं। खैर, ये थी पूरी कहानी। और जो मैंने कल सुनाई थी, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, आप लोग अगर मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, आइए उनमें से कुछ कमेंट्स जो है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। रेखा भट्ट जी ने कमेंट किया है, उन्होंने गुड इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय कहकर जो है उन्होंने उद्घोष भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत। और जेके चांडेगढ़ जूनागढ़ से हैं, वो रेगुलरली कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोग मारे गए, ये कहानी जानकर बड़ी तकलीफ हुई।
छत्तीसगढ़ से हमारे एक दर्शक हैं, इनका नाम संतोष है और ये आजकल मुंबई में रहते हैं और इनका ये कहना है कि कुछ ऐसा ही हमला उनके परिवार में भी हुआ था। जाहिर है इस घटना को सुनकर उन्हें अपने परिवार की वो दर्द भरे मौके या मतलब दर्द भरा जो वक्त गुजरा था वो याद आ गया। ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग है, फिजिक्स आगे जो भी है, आईडी काफ़ी बड़ी सी है, उन्होंने कमेंट किया है। और ये पीयूष पांडे हैं बलिया से, इन्होंने चरण स्पर्श लिखा है। बहुत बहुत स्वागत पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत खुश रहिए। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू पीयूष। इसी तरह उमेश भूया ने भी चरण स्पर्श लिखा है। ये बेसिकली बेंगलुरु में रहते हैं लेकिन ये मेरे होम स्टेट झारखंड से हैं। इन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु में क्राइम की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और आज इत्तेफाक से जब मैं ये प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने आया हूं तो आज की कहानी भी बेंगलुरु से ही है जो कि अभी आप लोगों ने सुनी। अभिनंदन कुमार ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। बादल मौर्य का कमेंट है। सूफी नहीं सयूफ अली या कुछ इस तरह से नाम है, एग्जैक्ट मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनका नाम जो है वो आईडी में क्लियरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हुए कमेंट लिखा है, कुछ इमोजीज भेजे हैं, गुड लक वगैरह भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। तनु मान रेगुलर कमेंट करती हैं, हरियाणा से हैं और उन्होंने भी आज कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कहानी सुनाने का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद है, वो भैया कहती हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। मनप्रीत कौर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद। ये बठिंडा पंजाब से हैं, इनका नाम मनप्रीत कौर है, पवार नाम से है। सुप्रतिम भैया, मेरे छोटे भाई हो आप, डायरेक्ट या डायरेक्ट कमेंट करने वालों को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। ताहिर खान से आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं, आपकी आवाज़ में जादू है। JK चांडेगरा साहब गुजरात से हैं, इन्होंने पहले भी मतलब ये रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका और इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। दुर्गा तमांग का भी कमेंट है। आलोक हैं, अमजद NZB हैं, अभी शरण ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी, प्रदीप भाम्बू जी और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स आप जानते हैं एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। पर्सनली मैं सारे कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, ये इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपकी बात मुझ तक पहुँचती ज़रूर है। खैर ये भी सच है कि सारी बातों को मान लेना और तुरंत पूरा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की बात मानकर अपने प्रोग्राम में अगर कोई तब्दीली करनी हो तो वो करूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।